मैं एक ही बात सोचता हूँ कि लोगों के जीवन को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन से पिछड़े उनके जीवन को सुसह्य बनाना, यही राजनीति का सही अर्थ है। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। हम जब तक है तब तक काम करते रहेंगे। जितना अच्छा होगा वो जनता का ही होगा। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, यही हमारा कार्यक्रम है, यही हमारा विचार है और यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं चाहत जैन। पैसा लाइव एबीपी नेटवर्क से हमारे साथ हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या फिर मैं इन्हें बोलूं हाईवे मैन ऑफ इंडिया। सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे। सर, आपको पूरा भारत हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, पुकारता है। ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। कैसा लगता है आपको? हमारे यहाँ मराठी में बाला साहब ठाकरे ने मेरा नाम रोडकरी रखा था, गडकरी के बजाय। रोडकरी, रोड बना था तो रोडकरी। फिर हमारी टीवी पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था, प्रिया तेंदुलकर। अच्छा। वो कार्यक्रम में इंटरव्यू में उसने, मुंबई में मैंने 55 उड़ान पर, उसने मेरा नाम ब्रिज भूषण रखा था। अच्छा। तो कोई ब्रिज भूषण कहता है, कोई रोडकरी बोलता है, कोई पुल करी बोलता है। मराठी में ब्रिज को पुल बोलते हैं, पुल करी बोलता है। देखिए, मैं सच बताता हूँ, मैं न कभी सोचता हूँ न कभी ज़्यादा विचार करता हूँ। मैं एक ही बात सोचता हूँ कि लोगों के जीवन को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। मैं कोई साधु और सन्यासी भी नहीं हूँ कि मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। मैं, अपना घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैं भी पारिवारिक जीवन में अपने घर को और परिवार को प्रोटेक्ट करके काम करता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ, और यही बात होती है जो मुझे काम करने की शक्ति देती है। तो मैं काम करता हूँ और भूल जाता हूँ। कभी कभी मैंने इतने हाईवे बनाए, रोड बनाए, ये तो कुछ अलग बात है, पर जिसके कारण मेरे आंखों में आंसू आए और खुशी, वैसा एक काम है कि मैं जब मंत्री बना तब 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने के काम करते थे। साइकिल रिक्शा और आदमी कंधे पे लेके चलाता था। मैंने उस समय बहुत कोशिश करके टेक्नोलॉजी में इधर पीछे पड़कर उसका स्टैंडर्ड तय किया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गई और मेरा काफ़ी विवाद झगड़ा हुआ, और मैंने वो कानून लाया जिसमें ई रिक्शा, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा को मान्यता मिली। टेक्नोलॉजी लाई, चाइना से आते थे, इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। और आज मुझे खुशी है कि 1.5 करोड़ लोग, कोई माल ढोने का काम करता था ठेला लेकर, अब कोई बोरा पीठ पे नहीं उठाता, कोई आदमी को खींचता नहीं। मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट इस देश में आए, और ये मानवता के आधार पर ये 1.5 करोड़ लोगों को, देश के गरीब लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी में थे, उनका जीवन सुसह्य हुआ। अब आपको कोई भी यूपी बिहार में भी लोग साइकिल रिक्शा चलाते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये जो बदल हुआ है, मैं मानता हूँ ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर जो नया जीवन मिला, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और उनके चेहरे पर जब वो समाधान देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं बचपन में मेरी माँ और बहनों के साथ जाता था। हमारा एक तिलक पुतला करके स्क्वायर है, उस पर चढ़ाव था। वो रिक्शा वाला उतरता था, उसके पीठ से पसीना निकलता था, उसका श्वास घुट जाता था, मैं खुद के रिक्शा से उतर जाता था। तो वो देखा है मैंने, और जो परिस्थिति बदली, मुझे सही में ऐसा लगा कि गरीब के लिए, गांव गरीब, मजदूर, किसान, जो सामाजिक आर्थिक सेक्शन से पिछड़े, उनके जीवन को सुसह्य बनाना, यही राजनीति का सही अर्थ है। और ब्रिज, टनल्स, रोड सब बनाए मैंने, पर ये जो हुआ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मेरा मन को लगता है। बाकी लोग जो कहते हो, जो अच्छा कहे तो भी बुरा कहे, तो काम करते रहो, चलते रहो। मैं काम करते रहा हूँ, और मेरे बारे में लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। अभी भी मैं आता हूँ, इस काम ने मुझे प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया। आज मैं फ्लाइट में आ रहा था, पहले वो फ्लाइट चलाने वाला आया, उसने फ़ोटो निकाला। फिर उसके बाद एक महिला थी, वो आई, बोले सर मेरा फ़ोटो नहीं। फिर एयर होस्टेस आई, उनके साथ फ़ोटो निकाला। तो लोग लाइन से लग गए। तो ये जो प्रतिष्ठा और सम्मान मुझे मिला है, वो जो रोड में अच्छा काम हुआ, इसके कारण ही मिला है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं, लोग आपको बहुत चाहते हैं। वो आपकी बात करने के तरीके से, जो आप अपने रियल लाइफ किस्से बताते हैं, प्लस आपका काम, आपके रिपोर्ट कार्ड पिछले देखी जाए सब ग्रीन है सर, मतलब सब एकदम टिप टॉप।
जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को एकदम टिप टॉप रखने की पूरे प्रयास करते हैं सर, वैसे ही आप अपने पूरे प्रयास से चारों तरफ 360 डिग्री डेवलपमेंट में। देखिए, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी बात उठ सकती है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अभी तक 9 साल में, मेरे पास पहले शिपिंग और पोर्ट मंत्रालय था, इनलैंड वाटरवेज, फिर वाटर रिसोर्सेज था, फिर कुछ समय ग्रामीण विकास था, उसके बाद एमएसएमई था और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब हम लोग करीब मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। पर मैं आपके सामने, इस कैमरा के सामने ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको अंधेरे में भी कोई बोल नहीं सकता कि मेरे काम के लिए इनके पास गया 1 रुपया देना पड़ा। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। हाँ, एक बात जरूर है, कोई ख़राब काम करता है तो मैं उसकी धुलाई करता हूँ, गालियाँ खाता है मेरे से। मैं ये बोलता हूँ, मेरे को चिंता होती है, मेरे देश के एसेट है, खबरदार ख़राब काम किया तो कोई थोड़ा नुकसान होता है तो मेरे मन में चिढ़ आती है, क्योंकि मैं उसको, मेरे मन में उसकी ओनरशिप है, अपनत्व है, ये मेरा काम है। तो कभी कभी उससे तो मैं अनेक लोगों को डांटता हूँ। फिर तो कभी कभी ये बात ज़रूर है कि मेरे कहने के बजाय मेरे कार्य का और परफॉर्मेंस का ऑडिट मीडिया करे, जनता करे, और जो मुझे अच्छा बताए तो भी ठीक है, कुछ कमियां होगी तो बताए तो भी मैं उसका स्वागत करूंगा और गलतियां को सुधारने की कोशिश करूंगा। और आजकल मैंने ये पद्धति शुरू की है कि एक को नागपुर में काम दिया है, यहाँ भी काम दिया है कि जो मीडिया में निगेटिव बातें आ रही वो लाओ, उसकी इंक्वायरी करो और वहाँ आखिरी तक जाओ और क्यों हुआ, और उसके एक्सप्लेनेशन कॉल करो और उसको सुधारने के लिए बोलो। तो आप हमारे लिए ऐसे मार्गदर्शक हैं कि आप ये बातें ढूंढ के निकाल कर एक प्रकार से हमारे काम को क्वालिटेटिव सुधारने का मौका आपके कारण मिलता है। कितनी बड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात जो है कि हम अच्छा ही तो सभी लोग बोलते हैं, पर हमारी कमियां और गलतियां जो हमको बताते हैं उसको सुधारने से हमारी अच्छाई और बढ़ती है। तो मैं, हमारी माँ मुझे कहती थी, वो कबीर के एक भजन की बात कहती थी कि मराठी में कहती कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी तुम्हारी निंदा करने वाला आपके नज़दीक रहना चाहिए तो आपको पता चलता है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है, क्योंकि ये जो कुछ काम हो रहा है ये देश का है, समाज का है, ये मालिक जनता है इसकी, और इसमें कहीं भी गड़बड़ होती होगी तो जनता का अधिकार, सार्वभौम अधिकार है, और इसको बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए हमारे काम को, और जहाँ गलतियाँ होगी वो ज़रूर दिखाना चाहिए और वो हमने फिर सुधारनी चाहिए। यही लोकतंत्र में हमसे अपेक्षा है। सर, आप जैसे आप कहते हैं कि मैं खुद के ऊपर भी ध्यान देता हूँ, फिर अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान देता हूँ, जो आपके खुद का जो ध्यान है, जो आपका मी टाइम है, आप अपने मी टाइम में क्या करते हैं? मतलब कोई आपकी किताब पढ़ते हैं, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं, कोई आपका? म्यूज़िक सुनता हूँ। आजकल मैं वो संगम का वो गाना जो हसरत जयपुरी का है, मुझे बड़ा पसंद है, पुराना, वो मेरे सनम वो मेरे सनम, बहुत अर्थपूर्ण है। मुझे गाने में जो शब्द होते हैं ना, शैलेंद्र जी के गीत, तो वो गीतों का आनंद मैं लेता हूँ। और अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, 50,000 लोग, 17 दिन होता है, सब देश के कलाकार आते हैं। क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 60,000 खिलाड़ी खेलते हैं। अभी मेरे यहाँ कार्यक्रम है एक, तो मैंने नितिन मुकेश को कल ही बुक किया उनके लिए, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको बुलाया, और कार्यक्रम होने के बाद 3-4 घंटे मुकेश के पुराने गीत सुनेंगे। तो ये मैं संगीत का शौक, गज़ल सुनता हूँ और सभी प्रकार के संगीत को सुनता हूँ। आशिकी की गाने पसंद है मुझे, आशिकी 1 जी हाँ, आशिकी 1 वो बहुत अच्छे थे। काफ़ी अलग अलग प्रकार के गीत सुना। अभी वीर ज़रा, मेरे पास वो प्रीति जिंटा आई थी, तो मैं उसको कह रहा था कि वो मदन मोहन जी ने मरने के पहले वो ट्यून बना के रखी थी। बहुत सुंदर गाने हैं वीर ज़रा के, वो आ गई जहन में, याद आ गई मेरे। हाँ जी, बहुत सुंदर गीत है। तो कभी कभी ये जो भारतीय संगीत है, मैं मराठी भावगीत पढ़ता हूँ, तो यूट्यूब के कारण विमान में इधर उधर गाने सुनते रहता हूँ, कभी भगवत गीता सुनता हूँ, कभी जो है वो अपना, वो कौन सा कार्यक्रम, लाफ्टर शो कौन सा होता है, कपिल शर्मा का भी देखता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आदमी के जीवन में सब रस होने चाहिए, संगीत, नृत्य, नाटक, इतिहास, संस्कृति, विरासत, खेल कूद, सबका आनंद लेना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स,
ये जो भूटान के प्रधानमंत्री ने जो बात की है बिल्कुल वो मुझे लगता महत्वपूर्ण है। जिससे व्यक्ति को आनंद मिलता है वो चीज़ें उसके लाइफ में निर्माण करना। अच्छा रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोज़गार चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कल्चरल के लिए अच्छे हॉल्स चाहिए, मार्केट चाहिए। सब चीज़ों को जिससे जिससे व्यक्ति को आनंद मिलता है उससे हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ऐसे सुख समृद्ध संपन्न भारतीय समाज की निर्मित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, दुनिया के नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बनाना, यही हमारा टारगेट है। और इसीलिए हम सब क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित भी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए सब जगह सुसह्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को कैसे बढ़ाएंगे, यही हमारा कार्यक्रम है, यही हमारा विचार है और यही हमारा उद्देश्य है। सर, आप एक बहुत ही सिंपल मैन है, बहुत ही सिंपल लिविंग, बहुत सादगी है आपके अंदर और लोग आपको इस वजह से पसंद भी बहुत करते हैं। अगर आपको मौका मिले, मतलब अगर आप अपने मन से शायद पूछें, तो क्या आप गांव की लाइफ आपको ज़्यादा प्रेरित करती है या सिटी की भागदौड़ वाली लाइफ अंदर से? देखो, मैं कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, इसकी मैंने कभी चिंता नहीं की। मुझे गांव की लाइफ पसंद है। मैंने अपने खेत ही है, मेरी पत्नी ऑर्गेनिक फार्मिंग देखती है, मैंने वहाँ छोटा घर बनाया। मैं जब भी समय मिलता हूँ घर में रहता हूँ, शुद्ध हवा मिलती है, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं, उसका आनंद अलग ही है। और मैं गांव में रहना पसंद करता हूँ। नागपुर से 18 किलोमीटर पर है और काफ़ी बार मैं जब भी होता है तो रात को, दोपहर को, दिन भर मैं छुट्टी के दिन गांव जाता हूँ और कुछ लोगों को मिलना है तो वहाँ बुला लेता हूँ। पर मुझे इतने लोग मिलते हैं कि मैं जिस दिन मिलता हूँ, अभी परसों एक मजाक हुई कि 140 लीटर दूध लाया था चाय बनाने के लिए। 140 लीटर दूध? हाँ, 2500 लोग मुझे मिलते हैं। आप मेरा यूट्यूब उस पर देखिए, मैं सबको मिलता हूँ और जब तक आखिरी व्यक्ति को घर नहीं जाता तो फिर वो बाहर से चाय बुलाना पड़ा। और अलग अलग प्रकार दूर से लोग आते हैं, कोई बालाघाट से आता है, कोई जबलपुर से आता है, कोई अकोला खांडवा से आता है, बुरहानपुर से आता है, बुल्ढाना से आता है, आजकल पूना से आते लोग। मेरा मिलने का दिन होता है और ऐसी लाइन लग, पुलिस बंदोबस्त में लाइन लगती है। मैं उनको हाफ चाय थोड़ा सा पिला सकता हूँ, बाकी तो कुछ करता नहीं। धूप में आते तो मंडप डाला हुआ, मिलते रहता हूँ। पर मैं ज़्यादातर सेवा का काम करता हूँ। अभी मैं 1500 रुपये में MRI, 500 रुपये में CT स्कैन, और मैंने अभी एक वैन लाई 11,000 लोगों को, 27 में मेरा जन्मदिन था, वो लोगों ने मुझे दी तो 11,000 लोगों के आंखें जांची गई, 350-4 लोगों का ऑपरेशन हो गए कैटरेक्ट के। एम्बुलेंस से खूब मैं इसमें सेवा का ही काम करता। मैं राजनीति करता ही नहीं मेरा 80% काम समाज की सेवा करने के लिए जाता है। और अभी तो मैंने बोल दिया लोगों को कि मैं ना मेरा पोस्टर लगाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा। आप वोट देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, आपका आशीर्वाद है, आपका अधिकार है। बाकी अब मैं कोई इलेक्शन मैनेजमेंट वगैरह नहीं करूँगा। लोग जानते हैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर लगेगा तो चुनाव जीतेंगे, फिर से वोट देंगे, नहीं देंगे तो भी उनका अधिकार है, उनको अच्छा मिलेगा। सर, आपका रिपोर्ट कार्ड ही ऐसा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मन में संदेह आएगा एक सेकंड के लिए। एक बात जरूर है, पार्टी को छोड़कर सब पार्टी के लोग मुझे प्रेम करते हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं RSS वाला हूँ, BJP वाला हूँ, मेरी आइडियोलॉजी पक्की है। पार्लियामेंट में 75 लोग बोले मेरे डिमांड, और सब पार्टी के, कांग्रेस से लेकर NCP, तृणमूल को जो भी थे, ओवैसी तक, हर आदमी ने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया। तो मैं सबका काम, जो कानूनी काम है वो सबका करना चाहिए, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, यही बात मोदी जी ने कही है। उसी के आधार पर मैं काम में राजनीति भी नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करता। सर, आपने इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ, कई मंत्रियों के साथ काम किया, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे काम में शायद कोई अड़चन आ गई? किस तरह से बड़ी अड़चनें आती भी होंगी सर? देखिए, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मैं अभी आजकल टूर करता हूँ, स्पॉट पे जाता हूँ, अधिकारियों को बुलाता हूँ, स्टेट के अधिकारियों को बुलाता हूँ, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अधिकारी परसों मेरे घर पे, उनकी मीटिंग हुई और मैं उनको प्रॉब्लम समझाकर मार्ग निकालता हूँ और उनकी अड़चनें और समस्याओं से मार्ग निकालने का काम करता हूँ। और बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी काम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और यही करना हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। सर, आपने एक दफ़ा एक कोट बताया था प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी का कि US इज़ नॉट रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। नहीं, मैंने वो बताया था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच,
बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती, रोड से डेवलपमेंट आती, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ होगा वहाँ इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहाँ इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार की निर्मित होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसीलिए गरीब लोगों के लिए काम करना, उनका जीवन सुसह्य और सस्टेनेबल बनाना और देश को समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना, यही हमारा विचार है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए सर हम कहते हैं दैट यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग अ रोड, यू आर बिल्डिंग अ नेशन। इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँगा सर, लोग कहते हैं। जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, सामान्य हूँ और बहुत कमियाँ मेरे में इसमें है। एक बात की ईमानदारी है कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। लोगों के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित, पीड़ित, दलित व्यक्ति के लिए, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, मकान नहीं, रोटी नहीं, उनका हम रोटी, कपड़ा और मकान देकर जीवन सुसह्य बनाएं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है, और उसी लिए हमको काम करते रहना चाहिए। हम जब तक है तब तक काम करते रहेंगे। जितना अच्छा होगा वो जनता का ही होगा, वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। सर, आपका पॉलिटिकल करियर काफ़ी लंबा है। आपने कॉलेज में ही शुरू किया था अपना काम। आप एबीवीपी के वो थे, मेंबर थे, फिर आप आरएसएस के स्टूडेंट विंग के थे। कभी आपने बचपन में सोचा था कि मैं बड़े होके एक मंत्री बनना चाहता हूँ? आपके अंदर एक वो इच्छा थी? देखिए, आप मेरे बात पर विश्वास रखेगी या नहीं रखेगी मुझे सर, मैं ज़रूर रखूँगी। पर मैं आपको बताऊँ, मेरा कोई एम नहीं। मैं करियर ओरिएंटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ। और मेरे जीवन की शुरुआत 75 साल में, मैं मैट्रिक में था, 74 में इमरजेंसी लग गई और मैं पूरा उस खिलाफ काम पर लग गया और मेरा नुकसान हुआ ऐसा मुझे लगता था। मुझे उस समय 52% हायर मैट्रिक में मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26 मिले। मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, मुझे इंजीनियर बनना था। पर आज मुझे 6 डिलीट मिल गई, अभी 7वीं और मिल रही है। और 4 डिलीट जो मिली है, एक एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड़, महाराष्ट्र की 4 है। गलगोटिया की मिली और एक SBM यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु, उनकी मिली। तो अभी मैं डॉक्टर नहीं लगा था जी, क्योंकि मेरे मन में आज भी है कि द पर्सन हु इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग वो डॉक्टर कैसे लगाएगा। पर अब 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, तो दैट इज़ नॉट ओनली माई क्रेडिट। ये सब काम है, मैं इंजीनियरिंग को मुझे ज़्यादा नहीं समझता, पर ये सब काम हुआ है हमारे अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, एक टीम के रूप में हमने सब ने मिलकर काम किया। तो मैं सबको लोगों को कहता हूँ कि A नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। जी। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, इसका जवाब आता है A² + B² + 2 AB। सब ने मिलकर काम किया, उसका ये श्रेय है। और कभी कभी मुझे श्रेय अकेले को मिलता है, वो उचित नहीं है। ये सब पूरे टीम वर्क का श्रेय है जिसके कारण हम काम कर सकें। लेकिन आप कई बार ये भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से गलती होती है तो मैं कान भी ज़रूर पकड़ता हूँ। हाँ बिल्कुल पकड़ता हूँ, गाली गलौज करता हूँ। ये लोग मुझे देते बताते, कुछ लोग क्रिटिक्स है कि मैं गालियाँ भी देता हूँ समय आता हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। देखो, मैं पेड़ लगाता हूँ नागपुर में जी। अब पेड़ को पानी देता हूँ, तो मैं उस शहर के साथ मेरी काउंसलिंग, मेरी ओनरशिप है। मैं वहाँ के एक एक रोड पर गड्ढा नालियाँ देखते देखते चलता हूँ, कहाँ पानी नहीं मिला, कहाँ पेड़ सूख गए थे। इसका कारण मेरे दिल में, मेरे शहर के लिए, मेरे लोगों के लिए मेरी ओनरशिप है। वो मेरा घर है, वो मेरा समाज है। तो मैं गलत बात सहन नहीं करता। मैं इंक्रोचमेंट, अभी मैंने पूरे तोड़ डाला नागपुर, अपने ससुर का भी घर एक समय तोड़ा था, सब 4 लेन कर दिए रोड। मैं नहीं सुनता किसी की। हाँ, पर इसके साथ मैंने हॉकर जोन बनाया, मार्केट्स बनाया, मैं उनको रोजगार की भी कोशिश करता हूँ। सर, इतना जब आप ऐसे करते हैं तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते होंगे? नहीं होते। अभी आपको बताता हूँ कि मुझे हमारी पार्टी के लिए कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैं 3.5 लाख वोटों से चुना हूँ। कल रात को नागपुर में एक ताजबाग करके, ताजुद्दीन बाबा है, वर्ल्ड फेमस जगह है, लाखों मुस्लिम आते हैं।
कल रात को मैं 10:30 बजे गया था, 1.5 लाख मुस्लिम लोग थे, पूरे मेरे लिए राह देखते थे। मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं की। मेरे कोई भी पार्टी का कोई भी जात, पंथ और भाषा व्यक्ति आए, काम सही होगा, रास्ते पर से कोई आता है, सही काम होगा तो बोलते इसका काम करो, और गलत है तो बोलता हूँ ये नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए हम राजनीति में आए। मैं देखो आपको राजनीति की डेफिनेशन सही में, राजकारण का अर्थ समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण है। राजनीति का अर्थ लोकनीति, समाज नीति और धर्म नीति है, दैट इज क्वालिटेटिव पॉलिटिक्स। गरीब लोगों की सेवा करना, विकास के लिए काम करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजकारण ये राष्ट्रकारण है, ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैं उस राष्ट्रकारण के लिए कटिबद्धता रखता हूँ। मेरे विचार पक्के हैं, मेरी निष्ठा मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा के ऊपर है, और मैं ये मानता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, और विशेष रूप से सबका विकास। तो प्रयास, विकास और सबका प्रयास से ही देश आगे जाएगा, उसी भाव पर हम काम कर रहे हैं। आप बहुत लोगों के आइडल हैं, करोड़ों लोगों के, भारतीयों के। आपका आइडल कौन है? मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस को मानता हूँ, इतिहास में पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूँ, और अनेक क्रांतिकारक, देशभक्त, समाज सुधारक हैं। सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग में मैं दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी को मानता हूँ। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों खत्म हो गए, अब विश्व एक नए विचारों की सोच में है। तो गरीबी दूर करने वाली, रोजगार को निर्माण करने वाली, और जो गरीब रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनकी कल्याण करने वाली, रोजगार देने वाली इकोनॉमी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली, इंपोर्ट को कम करने वाली, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनने वाली, ऐसी नए भारत का निर्माण हो। और वो करने में अलग अलग जगह पर, जैसे अंत्योदय का थिंकिंग गांधी जी और दीनदयाल जी का मेरे लिए कन्विक्शन है। लिबरल इकोनॉमी का थिंकिंग जो है वो कहीं अमेरिका से जुड़ता नहीं है, पर लिबरल इकोनॉमी फॉर, उसके पीछे उद्दिष्ट है गरीब का कल्याण कैसे हो। तो मैं दुनिया की सब बातों को देखते रहता हूँ, जो जो अच्छा जिससे लगता है वो लेने की कोशिश करते रहता हूँ, और मुझे लगता है अंततोगत्वा ये देश, ये समाज और गरीब व्यक्ति ये आगे जाए, यही हमारा सबका मिशन है। सर एक और सवाल है, जैसे टोल हैं, आपने बहुत बढ़िया, हमारी हाईवे बने हुए हैं, टोल बूथ हैं, सब फास्ट टैग लग के सब एकदम बहुत बढ़िया स्पीड में चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा सच में होता है कि कभी टोल बूथ पे एक्चुअल में थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन अगर हम वही चीज़, हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हमारा फास्ट टैग है, हो जाता है कई बार, लेकिन कई बार दूसरे देशों में देखते हैं तो गाड़ी ऐसे 60 की स्पीड। आप एक 3-4 महीने रुकिए, हम सैटेलाइट टोल सिस्टम ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके वहाँ जो हमारा जो फास्ट ट्रैक है उसका तो लगा हुआ है, उसके साथ नंबर प्लेट के साथ जोड़ेंगे, और उसमें एक फ़ायदा होगा, जहाँ से एंट्री करोगे और जहाँ से निकलोगे उतना ही टोल लगेगा। अभी क्या होता है कि तुम 40 किलोमीटर का टोल लगता है, तुम 10 ही किलोमीटर चलते हो। तो दिसंबर के पहले ये सैटेलाइट टोल सिस्टम हम देश में लाएंगे, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और टोल नाके में रुकने की बात ही नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया सर, इससे ज़्यादा तो पब्लिक को मतलब क्या चाहिए। सर रिलीजियस टूरिज़्म, जैसे आप टनल बना रहे हैं, आपने बताया कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबको आपने बहुत बढ़िया तरह से दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पे कर दिया है। रिलीजियस टूरिज़्म इतनी बड़ी अपनी कंट्री की, ये आपको पहले देखो, आप कैसे कैसे एक एक स्टेट में जाओ। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का रोड हम बना रहे 12,000 करोड़ का। उधर हमने पिथौरागढ़ से डायरेक्ट मानस सरोवर का रोड बना रहे, ताकि हिंदुस्तान से आप मानस सरोवर जा सकोगे, वो बना रहे। इधर 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उत्तर प्रदेश में हमने, बिहार में, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहावसन हुआ, वो पूरा बुद्ध सर्किट बना रहे, वो करीब 22,000 करोड़ का। फिर जैन मंदिरों को जोड़ रहे हैं हम। महाराष्ट्र में पालकी मार्ग बनाया हमने, जो पंढरपुर से देहू आळंदी को जोड़ रहा है, 12,000 करोड़ का। हमने हर जगह पर जो पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, सब राज्यों में जो महत्वपूर्ण तीर्थाटन करने की जगह उसको जोड़ा है। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर, अभी माहौर करके देवी का मंदिर है मराठवाड़ा में, वहाँ हमने नया रोपवे बना रहे। अब पहले क्या था, रोपवे की कीमत 250 करोड़ आई, फिर पैसे नहीं थे, फिर हमने एक नई आइडिया की,
बड़े बड़े बिल्डिंग में लिफ्ट लगती है ना, कैप्सूल लिफ्ट, तो ऐसी 6 लिफ्ट लगाई, फिर एक ट्रैवलर लगाया, फिर लिफ्ट लगाई और मंदिर में गए। तो रोप वे के बजाय लिफ्ट बना दी, तो 50 करोड़ में काम होगा, तो गरीबों को फ़ायदा होगा। तो ऐसे हमने बहुत से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लाकर अब देश में ये तीर्थाटन करने वाले जगह पर बना। पर एक कमियां है, हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, जहाँ महिलाओं के लिए अच्छे टॉयलेट्स होंगे, वॉशरूम्स होंगी, और जो महिलाओं के पास 3 या 4 महीने का बच्चा होगा उसको दूध पिलाने की व्यवस्था होगी। बिल्कुल। तो अभी वो 670 बना रहे हैं। होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, मार्केट्स होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स मिलेगा, सब्जी फूल वहाँ मिलेगा, उस एरिया का फूड मिलेगा। 170 पे काम शुरू है और जल्दी हम इसको पूरा कर पाएंगे। सर, हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है कि आपको खाने से बहुत प्रेम है, आप एक बहुत अच्छे फूडी हैं, और आप मुंबई मतलब नागपुर जाते हैं, दिल्ली आते रहते हैं, आपका महाराष्ट्र दिल्ली चलता रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपको खाना दोनों में से कहाँ का ज़्यादा भाता है, कहाँ का पसंद है? बहुत बार दिल्ली में पनीर और आलू पराठा यही कॉमन होता है। मुंबई इज़ द बेस्ट प्लेस। आपको सभी प्रकार का फूड रात को 2 बजे भी मुंबई में सस्ते रेट में मिलता है। और फिर मैं मेरे लाइकिंग में वेजिटेरियन चाइनीज़ फूड भी खाता हूँ। तो मैं पर एक बात आप याद रखो, मेरी ये इमेज थी, मैं बहुत खाने खाता था। मेरा वज़न था 135 किलो, अब मेरा वज़न है 90 किलो, 45 किलो वज़न कम हुआ है। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। अब मेरे खाने के ऊपर की नीयत कम नहीं हुई है और खाना कम हुआ है तो अब वो खाना उतना नहीं है। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 78 किलोमीटर्स का नंबर है जिस नंबर से हमारे देश में रोज़ नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमने चाइना को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब हम नंबर 2 पर हैं। नंबर 1 आने में कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो फिगर क्या है जो अब आपके मन में होगी? टारगेट एक होता है, बिल्कुल, और एक्चुअल अचीवमेंट एक होती है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जब टारगेट बताता हूँ तो मीडिया लिखती है कि गडकरी ने कमिट किया है कि इतने रोड बनाएंगे। जी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टारगेट इज़ डिफरेंट एंड अचीवमेंट इज़ डिफरेंट। अचीवमेंट तो है, अभी धीरे धीरे एक समय 2 किलोमीटर से बढ़कर हम 32 पे आए हैं। मेरी कोशिश पहली है कि 40 किलोमीटर हो जाए। अब संकट 2 साल कोविड के गए, अब बरसात ऐसी आई कि क्लाइमेट चेंज हो गया, रोड बह गए, काम बंद है 4 महीने से जगह पर, संकट है। पर मैं अक्सर एक लोगों को बात बताऊं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी तो है ही, तो समस्याओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना यही तो लीडरशिप की टेस्ट होती है। तो ये चैलेंज को स्वीकार करके काम करते रहना, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आपका 78 वाला जो है, हम होंगे कामयाब एक दिन। शायद मैं मंत्री रहूँगा, नहीं रहूँगा, और कोई आएगा, पर एक दिन हमारे देश में ये टारगेट निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि बारिश आई, रोड कुछ हो जाता है, ख़राब हो जाती है, कई साल है पुरानी बनी है रोड है, तो सर लोगों के मन में ये भी आता है कि क्या हाईवे का टाइम टू टाइम निरीक्षण हो रहा है, क्या इंस्पेक्शन हो रहा है, हमारी सेफ्टी के लोगों के मन में आता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हाईवे बनाने के स्टैंडर्ड्स पक्के हुए हैं, बदले हैं उसके नहीं, डीपीआर बनता है, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। अभी हिमाचल में मैं गया, पुल बह गया, हाईवे 4 लेन का हाईवे, कल कुल्लू से मनाली का हाईवे बह गया, लैंडस्लाइड्स हुई। तो मैंने ये तय किया कि इसका उपाय ढूंढो, कठिन है। अभी एक ही जगह लैंडस्लाइड बार बार हो रही, तो हमने कल निर्णय किया कि अभी काफ़ी लोगों का प्रेजेंटेशन लिया। अब स्विट्ज़रलैंड में उनने मात किया, अब ये हिमालय है, अब ये क्या, ये रॉक ही नहीं है, ये मिट्टी में गोल पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ऐसे लगा हुआ है। तो बहुत जगह रॉक होता है, वहाँ मजबूती है। जैसे ये जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी जी, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है। हमारे दक्कन में ये जो ब्लैक रॉक है वो टूटता नहीं, पर हिमालय में तो मिट्टी जैसा बना हुआ है, दम से गिर जाता है और ऊपर तक है। अच्छा, नदी के बाजू में रोड बने हुए हैं। अब वो 4 धाम में हम नई अलाइनमेंट तय की तो इन्वायरमेंट वाले पीछे लग गए, सुप्रीम कोर्ट में केस गई कि रोड मत बनाओ। हमने कहा जाट पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये समस्या है और इसके ऊपर अभी हम लोग और टेक्निकली
और उपाय ढूंढ रहे हैं। मैंने भी स्विट्ज़रलैंड में टेक्निक देखी, उनको बुलाया, उनकी कंसल्टेंसी से नए प्रोग्राम करेंगे। कुछ जगह पर वो पूरा कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई केमिकल मारेंगे, फिर गवत लगा, ये ग्रास लगाएंगे, फिर उसमें कोई स्पेसिस लगाकर मिट्टी को रोकने की है क्या वो देखेंगे। कुछ जगह जालियाँ लगाते हैं। तो अलग अलग टाइप के उपाय करके जो हमारे लैंड साइड के स्पॉट्स हैं वो हम 5 साल के निकाल रहे हैं और पूरे स्पॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, जितना कुछ हमारे प्रयासों से हो सकता है वो सब करेंगे, पर इसके बाद भी गारंटी नहीं है। अभी इतना भयंकर प्रलय हुआ वो कि 28-30 तो वॉल्वो जैसी बसेस बह गई, कार बह गई, 4-4 मंजिली बिल्डिंगें बह गई, गांव बह गए, लोग बह गए। तो कोई ये मामूली संकट नहीं था। एक तो बाढ़ आता है, तो मैंने सुझाव दिया कि नदी पात्र बदलती है। अब वो पात्र में क्या होता है कि ऐसी आती तो पानी इधर आता है डैश, और फोर्स से इधर आता तो इधर उखाड़ देता। तो मैंने कहा हम इसका ड्रेजिंग करेंगे, और इन्वायरमेंट वाले मिनिस्ट्री से मैंने बात की, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट से, मुख्यमंत्री को हिमाचल को सुझाव दिया कि मैं अपने पैसे से इसका ड्रेजिंग करता हूँ 3 मीटर, और ये जो मटेरियल निकलेगा वो पत्थर हम करके उसके सोने के लोहे के पिंजरे में डाल के उसकी 3-3 मीटर की दीवारें बनाएंगे ताकि पानी अंदर नहीं जाएगा। और उसी के साथ मैं वो मटेरियल लेके एग्रीगेट करके रोड में यूज़ करूँगा और फ्री ऑफ चार्ज करूँगा। आप प्रोजेक्ट बनाओ और परमिशन लो। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा हम परमिशन देंगे, तो वो कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आप एथिक्स, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर काफ़ी विश्वास रखते हैं। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसी मैं को आपको एक नोट दे दूंगा कि हमने आज तक क्या क्या किया है। हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर तैयार किए, हमने गाजीपुर के टेकड़ी को 7 मीटर कम किया, 30 लाख टन कचरा दिल्ली के UR2 में डाला। बिल्कुल। हमने अहमदाबाद डोलोरो में 30 लाख टन कचरा डाला। हमने यूज टायर को, रबराइज टायर की पाउडर हम बिटुमिन में डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं। जो स्टील स्लैग थी वो हमने जमशेदपुर और बाकी निकल वो रोड में यूज़ की। अभी हमने फ्लैश पूरा यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश का शॉर्टेज चल रहा है, इन्वायरमेंट के लिए पूरा फ्लैश रोड में यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने 1000 अमृत सरोवर बनाए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। 1000 तालाब बना रहे हो। जो ड्रेजिंग किया वो मटेरियल से रोड बना। आप अजिंठा जाओगे तो वहाँ अजिंठा से बुल्डाना एक रोड था, 15,000 जो भेड़ बकरी का पाल, वो जो हमारे यहाँ धनगर कम्युनिटी कहते हैं, तो वो लोगों को माइग्रेट होते थे। अब पूरे कुएं में पानी आ गया, तालाब में पानी आ गया। हमने तालाब का डिसेंटिंग किया और पूरा पानी का स्टोरेज बढ़ा। अब कुछ कुएं को 24 घंटे पानी मिल रहा है। किसान का इरिगेशन बढ़ा, जानवरों को पानी मिला, माइग्रेशन बंद हो गया। तो हमने बहुत बड़े प्रमाण पर रोड बनाते बनाते वाटर कंजर्वेशन का काम किया, प्लांटेशन का काम किया। हम बाम्बू लगा रहे, हम जिस अभी ये जो पराली के लिए भी आपने परली में 28 इंडस्ट्री चालू होगी जो परली से बायो CNG और बायो LNG बना रहे हैं। और अब परली से पानीपत में इंडियन ऑयल ये 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब बायो बिटुमिन के बजाय वो एविएशन फ्यूल तैयार कर रहे हैं। तो ये वेस्ट टू वेल्थ, मैं 2 बातें अक्सर कहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज अ फ्यूचर। दूसरी बात ये कहता हूँ, नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए टेक्नोलॉजी, विजन ये इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन, और फ्यूचरिस्टिक विजन में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबका संगम करके उसी से मार्ग निकाल कर अभी हम लोग 260 जगह पर रोप वे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब बंगलोर के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि 250 लोग हवा में उड़कर चलने वाली बस का भी सोच रहे हैं। और अभी हम लोग 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अभी बस पोर्ट बना, एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बनाने का प्लान हमने किया है। तो ये देश आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाए, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि ये देश वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक महापावर शक्ति कैसे बने। अभी हम 5वें नंबर पे, 3रे नंबर पर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कैसे जाए, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास इस डिपार्टमेंट का काम भी है। एक समय 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हमारा नंबर मैंने चार्ज लिया तो 7वां नंबर था।
अब हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर जापान। और ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। इसमें आधा एक्सपोर्ट है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स है, और भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है ये 15 लाख करोड़ की आने वाले 4-5 साल में करके हम वर्ल्ड की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाना ये आवश्यक। और ये इंडस्ट्री में पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल नहीं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर गाड़ियाँ आएंगी। अब मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, हाँ जी, ई-हाईवे UR2 में, वहाँ से दिल्ली से जयपुर, ताकि केबल में बस जाएगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट होगी, एयर कंडीशन होगा, चाय कॉफ़ी मिलेगी, और उस बस का टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे हो, सुसह्य कैसे हो, यही कोशिश हमने करनी चाहिए। और यही राजनीति है, ये विकास की कल्पना को इम्प्लीमेंट करना, यही सही में हमारा कर्तव्य है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लोगों ने हमको चुनकर दिया है, और लोगों के जीवन में सुधार लाना, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यही हमारी जिम्मेदारी है। सर, आप जो नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपके इतने एकदम सटीक विजन है कि हमें यही करना है और यही हमारे देश के लोगों के हित की चीज़ है। तो सर, इसके जब आइडियाज़, जब आप बाहर दूसरे विदेश, दूसरी कंट्रीज़ जाते हैं, आप दौरे पे जाते हैं, जैसे आप स्विट्ज़रलैंड गए, आप हमने देखा था, आप केबल कार में आपने एक वहाँ चक्कर लगाया, तो आपने वहाँ देखा, तो वहाँ से आप मन में थोड़ा थोड़ा लेकर आते ज़रूर होंगे कि वहाँ का ये, वहाँ का ये। दुनिया में रोपवे, केबल कार, फैन, 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक प्यूमा और एक डॉफलवेयर। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वाराणसी, सब जगह काम शुरू है। तो हमने वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी बेस्ट लाई, पर मैंने उनको कहा काम मिलेगा पर मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, सब पार्ट्स इंडिया में बनाओ, कीमत कम करो, और इसमें कंपटीशन होनी चाहिए, और उसकी कीमत कम से कम जो 100 रुपये है वो 40 रुपये पे आनी चाहिए। अब शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिक बस के। देखो, वैसे अभी पहले इलेक्ट्रिक बस में, इलेक्ट्रिक कार में, स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी इंपॉर्टेंट है, और लिथियम आयन की बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट थी, अब 115 पे आई है। जिस दिन 100 पे आएगी उस दिन इलेक्ट्रिक बस और डीजल बस की कीमत सेम होगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल कम होगी। अब पेट्रोल की कॉस्ट 120 रुपये, उतने में इलेक्ट्रिक 8 रुपये की, तो नेचुरल लोग लेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। अब सब इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे, इलेक्ट्रिक कार ले रहे, वेटिंग लिस्ट है। अब पूरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस घूम रही है। पहले मुझे लोग पूछते थे मीडिया में, फिर बस बंद हुई तो क्या होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद होगी तो क्या होगा, चार्जिंग कहाँ करना है, कहाँ है। अब मैंने पत्रकारों वालों पूछता हूँ कि तुमने अभी इतनी बसेस आई, इतने ये आई, स्कूटर आई, कार आई, कोई बंद हुई देखी क्या है कभी? बोले नहीं। अभी मैंने हाइड्रोजन की कार इसलिए लाई कि पानी से हाइड्रोजन, कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, और आज हम ऊर्जा आयात करने वाले देश है, हम हाइड्रोजन को निर्यात करने, यानी ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इसमें ये क्रूड ऑयल के बजाय, कोयले के बजाय हमारा हाइड्रोजन जलेगा। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी मशीन्स, सब इक्विपमेंट उसके ऊपर चलेंगे, और पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। और जो सीवेज वाटर है, म्यूनिसिपल कार्बन के बाद जो वेस्ट है, उससे हाइड्रोजन, हर कारपोरेशन को मैंने कहा है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ पानी से और वेस्ट से, रॉ मटेरियल कॉस्ट 0 है, और वो हाइड्रोजन पे देश चलेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसको। सर, एसी ट्रक बनाने की भी अभी आपने बात करी, एसी ट्रक नहीं, एसी ट्रक की जो केबिन है, हमने वो एसी करने को मैंडेटरी किया। वो ट्रक ड्राइवर देखो, यूरोपियन देशों में 8 घंटे ही गाड़ी चलाते हैं, फिर उतर जाता ड्राइवर, या 14, 16 घंटे चलाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। दूसरी बात, उससे एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी बात, 47 डिग्री टेम्परेचर है और वो विदाउट एसी जा रहा है। एसी में फल फूल सब्जियां, आदमी क्यों बैठता है? क्योंकि आदमी को प्रसन्नता रहती है, तकलीफ नहीं होती। तो मैंने अब तय किया कि ये मेहनत करते इसको 100% ट्रक, अब इसके बाद एसी केबिन बनेंगे ताकि वो कंफर्ट उनको मिले। सर, स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो मदद कर रही है, साथ में जॉब क्रिएशन में भी काफ़ी मदद कर रही है। इसके पीछे आपका बड़ा विजन क्या है? देखिए, 15 साल के बाद सब गवर्नमेंट व्हीकल को स्क्रैप करने का निर्णय हुआ।
और इसके बाद जो व्हीकल 15 साल के बाद फिटनेस में सर्टिफिकेट नहीं मिला था उसको करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील, प्लास्टिक सब रिसाइकलिंग होगा, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के भाव 30% सस्ते हो जाएंगे। तो हमारी गाड़ी सस्ते में बनेगी। मर्सिडीज़ ने तय किया है कि पूरी इलेक्ट्रिक की गाड़ी बनाएंगे और इंडिया में उनका प्लांट है बड़ा, पूना के पास चाकन में। एक LNG के ट्रक बने, तो अब सब दुनिया के ब्रांड यहाँ उपस्थित हैं और रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो गई तो इंटरनेशनल कंपटीशन में हम और वायबल होंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार लोगों को 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला, कल 10 करोड़ लोगों को और जॉब मिलेगा। और इतना ही नहीं तो GST मिलेगा सरकार को, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये विन विन सिचुएशन में सबका फ़ायदा है स्क्रैपिंग के कारण। दूसरी बात, आज जो 15 साल पुराना ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहा है उतने नए 3 ट्रक उतना कर रहे हैं। दूसरी बात, उसका एवरेज, मैं जब था स्टूडेंट तो मैंने बजाज स्कूटर ली थी, तो मैं कहता था मेरे स्कूटर का एवरेज 32 किलोमीटर आ रहा है। अब कितना है? 80-85 आया। अब मुझे बताओ 32 का अगर 85 आएगा तो पेट्रोल का एवरेज ज़्यादा बढ़ा, मोटरसाइकिल चल, बचत किसकी हुई? जो पुरानी स्कूटर का एवरेज, नई स्कूटर का एवरेज, पुरानी कार का एवरेज, नई कार का एवरेज, पुरानी ट्रक और बस का एवरेज, नए का एवरेज, और फ्यूल में चेंज करने के बाद का इकोनॉमिक्स, इससे विन में फ़ायदा ही फ़ायदा। अभी आप पत्रकार हैं, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी होगी तो आप 30,000 रुपये खर्चा कर रही है आपके महीने में जो कुछ मिल रहा है। कल अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदी करेगी और आपका खर्चा आएगा 4,000 रुपये में, तो आपके 26,000 रुपये महीना बचेंगे। दूसरा, हवा नहीं, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं। अब दिल्ली में ये इतना पोल्यूशन है, उससे सबकी तबीयतें बिगड़ गई, स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम है, तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो ओवरऑल ये सब इसमें फ़ायदा ही होगा। सर, आपका एक मज़ेदार सा किस्सा है, अगर हम उस बारे में बात कर सकते हैं कि आपने एक बार एक सड़क निकलनी थी, हाईवे निकलना था, तो आपको मजबूरन अपने फादर इन लॉ ससुर जी के घर के आसपास। एक बार क्या हुआ, मैं ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे पे जा रहा था सोना के तरफ, तो उस रोड पर हमारे जो हरियाणा में मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, उनके ससुरे का मकान था। तो हमारे अधिकारी डर गए, वो केंद्रीय मंत्रियों में सहयोगी थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मदद करिए, उनको समझाइए, कॉम्पेंसेशन देंगे, वो तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ा। तो मैंने उस भाषण में कहा था कि मैं रामटेक में, मेरी पत्नी रामटेक से, मेरे ससुर जो थे वो डॉक्टर थे, तो उनका भी घर रोड में आता था। तो एक राधा करके उस समय IAS ऑफिसर थी, नहीं अभी भारत सरकार में है, वो मुझे मिली। तो उसने कहा कि, मैंने कहा रोड बड़ा करना है। तो उसने कहा सर आप भाभी जी के पिताजी का घर है। बोला किसका है क्या नहीं, चूने की रेशा डालो और हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, BJP, कांग्रेस, शिवसेना, कोई भी हो, तोड़ डालो। तो उनका भी घर टूटा था। तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा था, वो मैंने वहाँ बताया था भाषण, तो वे लोगों को पता चला। मैंने कहा हमको पहले बोल देते तो हम भी तोड़ देते। लेकिन फिर घर पे ऐसी बात नहीं हुई कि? नहीं, उनको मालूम था मैंने किसी के, उनके बुराई के, किसी को ये द्वेष बुद्धि से नहीं किया था। अब उनके घर के सामने बड़ा घर बन गया, रोड बन गया, तो उनके घर की कीमत बढ़ गई। अभी जितने रोड बनते हैं प्रॉपर्टी का 1.5 गुना कीमत होती है। अब लोग बोलते हैं अच्छा हुआ रोड बना। मैं नागपुर में ऐसे पुराने नागपुर में रोड बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी एकदम ऊपर चली गई। जी, आपने एक बार ये भी बोला एक दफ़ा कि पहले लोग कहते थे हमारा घर मत लीजिए, अब लोग आकर कहते हैं हमारी ज़मीन, हमारा घर ले लीजिए। देखिए, मुंडे साहब जी के निधन के बाद जब वो डेथ हो गया उनका, तो मुझे ये ग्रामीण विकास का मंत्रालय मिला था। तब अरुण जेटली और मैं और सबने बैठकर मोदी जी के नेतृत्व में नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया। तब राहुल गांधी सूट बूट की बात करके बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, पर मैं किसान हूँ और हमने इतना सुंदर एक्ट लाया और इतने पैसे मिल रहे हैं, आप किसी के पास जाओ तो अभी मेरे यहाँ कोई इसलिए नहीं आता मेरी जगह मत लो, वो बोलता है इतनी जगह ली, बाकी भी ले लो और भी ले लो, क्योंकि हम मार्केट से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 25% ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। हम किसानों के पेट पर लात मार के रोड नहीं बनाना चाहते, हम ज़मीन का मुआवजा देंगे। हाँ, एक बात है, कुछ जगह लोग फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके बाद वो लैंड यूज़ बदल देते हैं, कोई सरकारी मदद में, वो एग्रीकल्चर का वो कमर्शियल करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट बिल्डिंग का लिए रेसिडेंशियल कर देते हैं, फिर उसके रेट बढ़ते हैं। तो ये गलत काम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, पर बाकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। पर पिछले 9 साल में
खूब कोशिश की हमने, फिर भी हम इसमें कामयाबी नहीं मिला सकते, हम फेल हुए। तो मैं इस बात का हर समय मुझे दुख और दर्द होता है, क्योंकि इसका बेसिक कारण कैसा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग हम सुधारेंगे, एजुकेशन में एनजीओस का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का सहकार लेके उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी में एक्सीडेंट होता है तो हेलीपोर्ट अभी बना रहे, ताकि हमारे हेली एम्बुलेंस वहाँ जाए, हेलीकॉप्टर उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। पर हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं बदल सकते। लाल लाइट लगा तो मैं नहीं आगे जाऊँगा, मोबाइल पर कान पे लगाकर गाड़ी नहीं चलाऊँगा, दारू पीकर ड्राइव नहीं करूँगा, रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, रॉन्ग वे जाऊँगा नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी दिल्ली मेरठ पर 1 महीने भर पहले हाँ सर, एक एक्सीडेंट हुआ। स्कूल बस वाला, एक स्कूल बस रॉन्ग वे, 1 वे होने के बाद भी रॉन्ग वे से जा रहा था, और स्पीड से एसयूवी आई और बेचारे 6 लोग मर गए। और मरने वाले लोगों की संख्या 18 से 34 वयोगट में, यंग लड़के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल को। मुझे बहुत दुख है। हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोगट की 60% है, यंग लड़के मरते हैं। 3% जीडीपी का नुकसान होता है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पाते, परिवार पर संकट आता है। ये किसी भी समस्या, आतंकवाद से लड़ाई हुई, हमारी कोविड की लड़ाई हुई, हमारी अनेक देशों से लड़ाई हुई, उससे ज़्यादा लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मर रहे हुए आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और 8-9 साल हो गए लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मैंने तय किया था कि 2024 तक हम 50% एक्सीडेंट कम करेंगे, पर अब 5-7% पे ही रुके हुए हैं। लेकिन सर आपका जैसे कि आप बता रहे हैं सर, सरकार का काम है अपना प्रॉमिस डिलीवर करना। आपने सब कुछ, आप बता रहे हैं कि हमने ये भी ट्रैफिक रूल्स के लिए बनाया, वो भी बनाया, हम लाल बत्ती बना रहे हैं, हम प्रचार करते हैं, एनजीओ, लेकिन सर ये तो ह्यूमन, इतना बड़ा देश है सर। देखो, हमने मोटर व्हीकल एक्ट लाया, हमने फाइन की कीमत बढ़ाई, हमने ऑटोमोबाइल इंजन में स्टार रेटिंग लाया, अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं, 15 एयरबैग के लिए 15 साल की पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप कर रहे हैं। और इसके साथ हमने रोड सेफ्टी के प्रोग्राम लिए। अब 35,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट्स को सुधार रहे हैं। सांसद की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोगों से कैंपेन कर रहे हैं, टीवी पे कैंपेन कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद ह्यूमन बिहेवियर को बदलने में अभी भी समय लग रहा है, ये मेरी व्यथा है। इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से स्वीडन में अपना 0 एक्सीडेंट, वैसा एक दिन हिंदुस्तान में आएगा, और निश्चित रूप से ये होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर आपकी इसी चीज़ से मुझे याद आया, कुछ समय पहले, 1 महीने पहले मैं कानपुर में थी। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बेल्ट का जो बकल होता है, जो हम बेल्ट के लिए लगाते हैं, जहाँ प्रेस लिखा होता है, वहाँ पे वो मिलते हैं, और ये अमेज़न पर मिल रहे थे। मैंने उसकी तकरार की। मैं 4 मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठा, और मैं सामने बैठता हूँ, मेरे पैर का, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, तो सामने उसने, ड्राइवर ने वो लगाया, मैंने निकाल के फेंका, और मैंने ऐसा नहीं करना। सर आपको बताता हूँ, अब उसको हमने बंदे, दूसरा अभी हमने पीछे में भी बेल्ट मैंडेटरी किया, कानून बनाया उसके लिए, सामने भी बेल्ट लगाओ, पीछे बैठो। अभी पीछे बेल्ट अगर साइरस मिस्त्री लगाते तो नहीं मरते। अब देखो, ये लोगों का जो सहयोग चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओ, मीडियाज़, देखो लोगों का ये जो बिहेवियर है, माइंड का जो स्वभाव है, ये सब मिलकर जब बदलेंगे तो ही बदलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। हमारी एक जाहिरात थी कि वो अक्षय कुमार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बनता है, एक आदमी रॉन्ग साइड जाता है तो वो रोकता है उसको, वाह वाह नमस्कार, आप शायद लोकमान्य तिलक के नाती है। बोले नहीं, मेरा नाम तो ये, मेरे पिता का नाम ऐसा है। अच्छा, नहीं, मुझे इसलिए लगा कि आप ये रोड पर रॉन्ग साइड जा रहे हैं तो आपके बाप का ही रोड होगा, इसलिए जा रहे हैं। अब ये सब एडवर्टाइजमेंट हुई। अमिताभ बच्चन जी ने, दिन भर मैंने कार्यक्रम किया उनके साथ, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अभी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही है, सब कर रहे हैं। पर मैं आपके मार्फत आह्वान करूँगा कि समाज की सभी राजनीतिक पार्टी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सब लोग मिलकर रोड सेफ्टी के लिए लोगों को जगाने के लिए काम करें, लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए काम करें। और अगर मैं प्रतिज्ञा करें कि मैं रूल्स ऑफ रोड का पालन करूँगा, रेड सिग्नल होगा तो नहीं जाऊँगा, कोई क्रॉस कर रहा है तो मैं रुक जाऊँगा, मैं दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाऊँगा। और अभी हमने बस का एक्सीडेंट हुआ है,
अभी मैं बस का कोड यूरोपियन स्टैंडर्ड का करूँ, मैं 5 साल उनको मुदत दी कि तुम बस अच्छी बनाओ, वही हाथोड़ा लेके कोई भी बैठता है और बस बनाता है। अब मैंने कहा नथिंग डूइंग, अब ये बस कोड को भी हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे इतने लोग मर रहे हैं कि मैं अब इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और ऐसा है कि रोड अच्छा बना, आपको मालूम होगा ये मेरठ हाईवे बना है, इसके पहले मैं उधर जाता था तो 1.5 घंटा ट्रैफिक जाम में फंसता था। अब कितने बड़े बड़े रोड बने, अभी मैं पूना में, चेन्नई में, अभी नागपुर में रोड, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अब बन रहा है नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो हम इतनी बड़े चेंजेस कर रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से काफ़ी बदल होगा। सर, लोगों के मन में ना एक सवाल होता है जब भी वो कहते हैं कि इतने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे बन रहे हैं, ये बन रहा है, रोड बन रही है, हम इस पर तेज़ गाड़ी क्यों नहीं चला सकते, स्पीड लिमिट इतनी कम क्यों है। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि लोग, अगर आप तरीके से नियम पालन नहीं करेंगे तो स्पीड में गाड़ी, अब क्या होता है एकदम बीच में से साइकिल आ जाती है, अब कोई 120 पे कैसे गाड़ी। देखो, हमने दोनों वजह से एक्सेस कंट्रोल किया, लोग दीवार तोड़ देते हैं, कुत्ते घुसते, साइकिल लेके घुसते हैं। अभी टी स्टॉल लगाया किसी ने, मेरे को टी स्टॉल लगा, हाँ, नेशनल हाईवे पे, ये यहाँ अपना मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पर वो जगह देख के उसने अपना स्टॉल लगा दिया, एक ने कंपाउंड वॉल तोड़ दी। अब क्या होता है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुलिस को बताएंगे, पर आखिर इस देश की जनता को जिम्मेदार बनना होगा। धंधा करने का सबको अधिकार है, हम रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, वहाँ एक स्टॉल लगा है, हम उसको वो कानूनी वे से उसमें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कोई रोड में बैठ जाएगा तो एक्सीडेंट्स होंगे, तो ये पूरा का नियम। बिल्कुल सर, ऐसी हमारी रोड बनेंगी, ऐसा ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत हमें 3rd लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट और लार्जेस्ट बनने से रोक सकती है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना समय दिया।